नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे दूरदर्शी इंसान की जिसने आने वाले कल की वो तस्वीर देख ली थी जो शायद ही किसी और को नजर आई हो। नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के बनने से भी पहले उसके बिखर जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास जैसा। लेकिन जानते हैं, यही मौलाना आज़ाद के पूरे तर्क का, उनकी पूरी सोच का केंद्र बिंदु था। एक चोटी के इस्लामी आलिम, एक ऐसा विद्वान जो ये कह रहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश का जो आइडिया है वो उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। चलिए इस बेहद दिलचस्प और ज़रूरी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर थे कौन ये मौलाना आज़ाद। देखिए, वो सिर्फ कोई राजनेता नहीं थे, वो इस्लाम की गहरी समझ रखने वाले एक बहुत बड़े आलिम थे। आज़ादी की लड़ाई में शामिल एक जोशीले सिपाही थे और आज़ाद भारत के पहली सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। उनकी यही पहचान, यही भूमिकाएं उनके तर्कों को और भी ज़्यादा वजनदार बना देती। तो आज हम उनके विचारों को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मिले जुले संयुक्त भारत को लेकर उनका नजरिया क्या था। फिर उन्होंने उस दौर के सबसे ताकतवर विचार यानी 2 नेशन थ्योरी को कैसे चैलेंज किया। इसके बाद हम विभाजन के खिलाफ उनके जबरदस्त तर्कों को परखेंगे, उनकी उस हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी पर नजर डालेंगे और आखिर में एक अखंड सपने की उनकी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, मौलाना आज़ाद के हर विचार की जो बुनियाद थी वो थी संयुक्त राष्ट्रवाद, या जिसे कंपोजिट नेशनलिज्म कहते हैं, उस दर्शन पर। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि भारतीय होने का मतलब किसी एक धर्म का होना नहीं है, बल्कि इस जमीन के हजारों साल के सांझे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा होना है। और उनके इसी दर्शन का निचोड़ हमें उनकी इस एक बयान में मिलता है। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनकी मजहबी पहचान और उनकी राष्ट्रीय पहचान में कोई टकराव, कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को पूरा करती हैं। उनके लिए एक अच्छा मुसलमान होना और एक सच्चा भारतीय होना दोनों ही गर्व की बातें थीं जो मिलकर उनकी पूरी पहचान बनाती। और यहीं से आप कह सकते हैं उस दौर के सबसे बड़े वैचारिक टकराव की जमीन तैयार होती है। एक तरफ थे आज़ाद और उनका संयुक्त राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ एक ऐसा विचार था जो देश को मजहब के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए बांट देना चाहता था। ये विचार था 2 नेशन थ्योरी यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत का। इसका सीधा सा तर्क ये था कि हिंदू और मुसलमान ये 2 अलग अलग कौमें हैं, इनकी संस्कृति, इनका इतिहास सब कुछ अलग है, इसलिए ये एक साथ एक देश में रह ही नहीं सकते। और यही सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की पूरी राजनीति की बुनियाद बना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये दोनों सोच के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर देती है। जहां 2 नेशन थियरी कहती थी कि धर्म ही राष्ट्र की पहचान तय करेगा, वहीं आज़ाद का मानना था कि नहीं, हमारा साझा इतिहास और हमारी गंगा जमुनी तहजीब हमारी पहचान है। एक तरफ बंटवारे की मांग थी तो दूसरी तरफ उस एकता की वकालत थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ 2 राजनीतिक विचार नहीं थे, बल्कि ये भारत के भविष्य के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते थे। तो आज़ाद ने जो बंटवारे का विरोध किया वो सिर्फ कोई जज्बाती फैसला नहीं था। उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ठोस, बहुत गहरे और दूर तक सोचने वाले तर्क दिए, जो असल में एक गंभीर चेतावनी की तरह थे। सबसे पहले तो उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तर्क सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई, भारतीय मुसलमान कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, वो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, उनकी जड़ें यहीं पर हैं। जरा रुक कर सोचिए, ताजमहल या दिल्ली का लाल किला, क्या ये किसी एक धर्म की धरोहर है? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान की साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय को नाज है। और उनका सबसे मजबूत तर्क ये था कि 1000 साल से ज्यादा हम साथ रहे हैं, एक दूसरे से सीखा है, एक साझा इतिहास बनाया है। क्या मजहब के नाम पर इस 1000 साल की हकीकत को एक झटके में मिटाया जा सकता? ये बात है साल 1940 की। एक तरफ मुस्लिम लीग लाहौर में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कर रही थी और उसी साल रामगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मौलाना आज़ाद गरज रहे थे। उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे एक ऐसा धार्मिक अलगाववाद बताया जिसकी सबसे भारी कीमत खुद भारत के मुसलमानों को ही चुकानी पड़ेगी। अब बात करते हैं उनके उन तर्कों की जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, मतलब जमीनी हकीकत पर आधारित थे। उनका पहला तर्क था कि पाकिस्तान बनने से मुस्लिम आबादी 2 बल्कि 3 हिस्सों में बंट जाएगी।
एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान में और एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में ही रह जाएगा। इससे उनकी राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। दूसरा तर्क ये था कि अगर भारत एक रहता तो मुसलमान यहाँ एक बहुत बड़े और ताकतवर अल्पसंख्यक होते, जिनकी आवाज को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तीसरा, उन्होंने पहले ही चेताया था कि धर्म के नाम पर बना ये नया देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर और अस्थिर होगा। और आखिर में उनका मानना था कि इस बंटवारे का फायदा सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर मुस्लिम नेताओं को मिलेगा, आम मुसलमान को नहीं। और यहीं पर कहानी उस हैरत अंगेज मोड़ पर आती है जहां मौलाना आज़ाद एक राजनेता से बढ़कर एक भविष्यवक्ता के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी, एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे उस वक्त के शोर शराबे में अनसुना कर दिया गया। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए जो उन्होंने कहे थे। ये 1946 की बात है, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। उन्होंने कहा था कि सिर्फ धर्म का जो गोंद है वो इस नए देश को जोड़कर नहीं रख पाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बंगाली अपनी भाषा और संस्कृति के नाम पर, पंजाबी, सिंधी और बलूच अपनी अलग पहचान के नाम पर अलग होने की मांग करेंगे। और फिर इतिहास ने गवाही दी। 1947 में पाकिस्तान बना और उसके महज 24 साल बाद 1971 में भाषा और संस्कृति की पहचान के लिए हुए एक खूनी संघर्ष के बाद पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। आज़ाद की भविष्यवाणी एक एक शब्द सच साबित हुआ। बंटवारा तो हो गया, एक ऐसी कड़वी हकीकत बन गया जिसने लाखों जानें ली, करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन इस भयानक त्रासदी के बाद भी मौलाना आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी, अपना सपना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों से एक नए और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो चाहते तो एक नए बने देश में कोई बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भारत को चुना। विभाजन के बाद जब दिल्ली में खून खराबा हो रहा था तो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से डरे हुए, सहमे हुए मुसलमानों से एक ऐतिहासिक अपील की। उन्होंने कहा, ये मीनारें तुमसे सवाल करती हैं, तुमने अपनी तारीख के पन्नों को कहाँ गुम कर दिया? भागो मत, ये देश तुम्हारा है, यहीं रहो। उनके शब्दों में इतनी ताकत और सच्चाई थी कि हजारों लोगों ने पाकिस्तान जाने का अपना इरादा ही बदल दिया। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उस अखंड भारत के सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने IITs और UGC जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों की नींव रखी। उनका मकसद सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं था, बल्कि एक ऐसा साझा तालीमी माहौल बनाना था जहां धर्म या इलाके की परवाह किए बिना हर भारतीय एक साथ पढ़ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। वो मानते थे कि वैज्ञानिक सोच और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ही वो धागा है जो भारत की अनेकता को एकता में पिरो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब दुनिया भर में और हमारे समाज में भी बंटवारे की आवाज़ें फिर से तेज हो रही हैं, मौलाना आज़ाद के इस अखंड सपने का, उनके विचारों का क्या मूल्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा साझा इतिहास और हमारी साझा संस्कृति किसी भी तरह की विभाजनकारी पहचान से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती? अगर आपको मौलाना आज़ाद का ये नज़रिया और ये बातचीत ज़रूरी लगी तो इसे आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के ऐसे ही और भी अनसुने लेकिन ज़रूरी पहलुओं पर हम बात करते रहें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत हौसला देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।